जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विविध की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में, जहां पर दोस्तों इसके पहले हमने कर्णम मल्लेश्वरी तक का अध्ययन किया हुआ है। भारत में प्रथम महिलाओं का हम अध्ययन कर रहे थे और कर्णम मल्लेश्वरी तक का हमने अध्ययन पूरा कंप्लीट किया हुआ है। आज दोस्तों हम उसके आगे अध्ययन करने वाले हैं, जहां आप देखेंगे अगला जो हमारा जो प्रश्न है इसी कड़ी में वो क्या है, तो वो है आपका अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। अगर हम बात करें दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला की दोस्तों, तो वो कौन है, वो है कुंजरानी देवी जी। यदि हम कुंजरानी देवी जी को देखें यहाँ पर दोस्तों, कुंजरानी देवी, तो सबसे पहले यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है, अवार्ड तो है ही कि भाई दोनों अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला, तो दोनों अवार्ड प्रथम जो मिले वो कुंजरानी देवी जी को मिले। इनके अलावा दोस्तों यदि हम देखें कि कुंजरानी देवी जी ने और क्या क्या किया, ठीक है, कैसे कैसे वो उस पद तक या उस जगह तक पहुंची जहां पर अभी वो वर्तमान में हैं, तो थोड़ा सा इनकी पृष्ठभूमि पर हमें देखना होगा। एक नज़र हम देखेंगे और ये सारी चीज़ें हमें कवर हो जाएंगी। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यदि इनके जन्म की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था इम्फाल में, ठीक है। इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ, इम्फाल में। हालांकि हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये तथ्य, यदि इसकी बात करें तो पहले ही मैं आपको यहाँ पर सूचित कर दूं कि भाई इनका जो प्लेस होता है, ठीक है, पहला कि ये किस खेल से बिलोंग कर रहे हैं और दूसरा कि इनका प्लेस कहाँ के हैं ये, ठीक है। तो यदि हम बात करें इनके खेल की दोस्तों, तो इनका खेल है भारोत्तोलन। ये स्पोर्ट्स में किस उससे बिलोंग कर रहे हैं, तो भारोत्तोलक हैं, ये वेट लिफ्टर हैं और इनकी जो कैटेगरी है वो है 48 kg, ये आप नोट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इनका जो जन्म हुआ वो कहाँ पर हुआ है, तो जन्म दोस्तों इनका हुआ इम्फाल में। आप कमेंट में बताइए कि इम्फाल कहाँ की राजधानी है, या राजधानी है भी या नहीं है, ठीक है। और यदि इम्फाल राजधानी है तो कहाँ की है, नहीं है तो भी इम्फाल प्लेस कहाँ पर है ये आपको बताना है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इनके जन्म को लेकर के। जब इनका जन्म हुआ 1 मार्च 1968, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि 1968 के बाद आगे चल करके एक नाम ये देखती हैं पूरे भारत में, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं ही आपको आंसर बता देता हूँ। इम्फाल जो है दोस्तों वो मणिपुर में है। और यदि हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर कहाँ पर है, मणिपुर है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी राज्यों के अंतर्गत आता है भारत में। और ये एक समय था दोस्तों जब ये हम कह सकते हैं कि इनकी जो उम्र थी वो महज लगभग 12 से 14 वर्ष थी। 1968 में इनका जन्म हुआ था और आगे चल करके एक नाम आप देखेंगे 1984 में, ठीक है। 1984 में एक नाम आपको देखने मिलेगा पीटी ऊषा। तो होता क्या है दोस्तों वास्तव में कि उस समय पर 1984 में जो पीटी ऊषा है ये ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला एथलीट बनी हुई थी, ठीक है। मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई महिला ओलंपिक के फाइनल में गई हुई थी। और ये समय कौन सा है, 1984 का। ये वो समय है जब ये नन्ही सी बच्ची लगभग अल्पायु में ही है और महज 10-12 वर्ष की उम्र ही है इनकी, किनकी, कुंजरानी देवी की। अब अगला एक प्रश्न मैं आपसे और यहाँ पर पूछता हूँ दोस्तों, वो ये है कि कुंजरानी देवी जी का पूरा नाम क्या है, ये आप बताइए। एक प्रश्न का आंसर तो मैंने दे ही दिया, दूसरे का आप बताइए, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि भाई आदर्श के तौर पर इन्होंने किसे अपना माना या किसे लिया, तो पीटी ऊषा वो नाम है दोस्तों जिन्हें देखकर वो बड़ी हुई। जब उन्होंने देखा उनके बारे में कि भाई एक ऐसा नाम, और अच्छा दूसरी बात, पीटी ऊषा भी उम्र में उतनी बड़ी नहीं थी, ठीक है। पीटी ऊषा की यदि हम बात करें तो उस समय पर पीटी ऊषा जी की जो उम्र है वो महज लगभग 20 वर्ष थी। और इसके पहले वो 16 वर्ष से ऐसे कीर्तिमान रचते चली आ रही थी। और ये कीर्तिमान उनका जो है 20 वर्ष की उम्र में जो है एक ऐसा कीर्तिमान हो गया कि ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली वो प्रथम महिला हो गई। अब आगे क्या होता है दोस्तों, तो अब आप देखिए आगे कुछ इस हिसाब से है कि भाई इनसे वो इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि अब इन्होंने भी तय कर लिया कि मैं भी स्पोर्ट्स में ही जाऊँगी। पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पढ़ाई बढ़िया कर रही थी, शानदार पढ़ाई, लेकिन ये तय नहीं था कि भाई स्पोर्ट्स में यदि हमें जाना है, ठीक है, तो हम किस क्षेत्र से जाएं, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रारंभ में दोस्तों हॉकी भी खेला, फुटबॉल भी खेला, क्रिकेट भी खेला, दौड़ भी लगाई। एथलीट तो बोले पीटी ऊषा एथलीट थी, तो बोले मैं भी दौड़, तो सारी चीज़ों में ये जो है अग्रणी रहती थी। लेकिन हुआ ये कि भाई कोई ना कोई एक क्षेत्र में आपको स्पेशलिस्ट जो है होना ही पड़ेगा। विशेषज्ञ आप किसी न किसी एक ही क्षेत्र में हो सकते हैं, सारी चीज़ों में तो नहीं हो सकती कि अब सारी चीज़ों में ही आप वो कर लें, है ना। तो आगे चल करके दोस्तों क्या होता है, इन्होंने जिसे चुना वो था वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलक हुई ये। और अब अगली बात देखिए, आप बात को समझिएगा। तो हमारे लिए अभी तक क्या इंपॉर्टेंट चल रहा था, पहली चीज़ कि इनका नाम क्या है पूरा, ठीक। दूसरी चीज़ कि ये कहाँ से बिलोंग कर रही हैं, तो मणिपुर। तीसरा, अब देखिए तीसरा इनका खेल भारोत्तोलक, ये भी कंप्लीट है। चौथा, इन्होंने आदर्श किसे माना, तो इनकी जो आदर्श है वो कौन है, पीटी ऊषा। ये भी एक प्रश्न हो सकता है, 4 नाम लिख करके। अगली बात, पीटी ऊषा को इन्होंने अपने आदर्श के तौर पर लिया, जबकि इन्हें किसने आदर्श के तौर पर लिया, तो एमसी मैरी कॉम और मीराबाई चानू। वास्तव में दोस्तों ये जो नाम है, एमसी मैरी कॉम को हम ले लें या मीराबाई चानू को ले लें दोस्तों, ये दोनों नाम भी बिलोंग कर रहे हैं उसी प्लेस से जहाँ से ये आ रही हैं। यानी कहाँ से दोस्तों, तो वो है प्लेस आपका
मणिपुर, ठीक है, मणिपुर से ही दोनों बिलोंग कर रही हैं। अब अगली बात जो है उसको आप समझिएगा, मणिपुर से बिलोंग कर रही हैं मतलब हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि कहीं ना कहीं कुंजरानी देवी जी ने इन और जो आगे आने वाली जो अपनी जो भावी पीढ़ी है, ठीक है, उनके लिए कहीं ना कहीं एक रास्ते खोले कि वो भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ें। यानी हम कह सकते हैं कि मणिपुर को या नॉर्थ ईस्ट को इस भारत के जो है ना केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व के एक ऐसे पटल पर ला करके खड़ा किया कि जहाँ से और भी प्रतिभाएं आगे आनी स्टार्ट हुई। अब वो प्रतिभाएं अलग अलग क्षेत्र में हुई, ये एक दूसरा मसला है, लेकिन भाई एक शुरुआत की आवश्यकता होती, तो वो शुरुआत किसने करी महिलाओं के लिए? कुंजरानी देवी जी ने मणिपुर क्षेत्र से। इसके बाद दोस्तों हम आगे देखते हैं कि MC मैरी कॉम और मीराबाई चानू जो है इन्होंने आदर्श अपना लिया। फिर इसके बाद ग्रांड ओल्ड लेडी, ये इनका दोस्तों एक उपनाम है ग्रांड ओल्ड लेडी। ये नाम क्यों पड़ा उसे हम देखते हैं। तो इस नाम के पीछे या इस उपनाम के पीछे जो एक छोटी सी बात है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। वो दोस्तों ये है कि इनका जो पहला मेडल था और इनका जो दूसरा मेडल था, ठीक है, उसके बीच में आप पाएंगे कि लगभग 17 वर्ष का जो है अंतराल था। यानी कोई खिलाड़ी या कोई भी किसी भी खेल से बिलोंग करने वाला कोई व्यक्ति 17 वर्ष तक सिर्फ इस उम्मीद के साथ उसमें लगा रह गया, मतलब एक अंदर एक धैर्य तो चाहिए था भाई। वो लगी रह गई और क्यों लगी रह गई कि मुझे क्या करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है, ठीक है। एक्चुअल में हुआ ये था कि बीच में जब ओलंपिक आया, वर्ष 2000 का ओलंपिक, तो उस समय पे ये जो है पराजित हुई, ठीक है। इन्हें अपने मन का नहीं मिल पाया, ये जो चाहती थी, जैसा चाहती थी कि मैं डिज़र्व करती हूँ, लेकिन वैसा नहीं मिला। फिर भी दोस्तों ये लगी रहीं और कहीं ना कहीं इनका जो ये संघर्ष था, ये कितना लंबा संघर्ष, इसी ने इन्हें जो है ग्रांड ओल्ड लेडी की इतनी उम्र में होने के बाद भी जो है अग्रणी है इस और जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं उन्हें भी वो मोटिवेट कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं इस नाम की ओर लेकर जाती हैं और इनका उपनाम क्या पड़ा? ग्रांड ओल्ड लेडी। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जिस पुरस्कार वगैरह की भी हम बात करें, ठीक है, कि जो पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए उनसे जो प्रश्न बनने वाले हैं। तो दोस्तों पुरस्कारों की भी हम बात करें यहाँ पर, तो इनके जो पुरस्कार हैं वो है 1990 में इन्हें क्या मिला? अर्जुन पुरस्कार। और 1995 में इन्हें मिला दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसके बाद दोस्तों 2011 में इन्हें मिला है पद्मश्री। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि 1990 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी ये। फिर 1995 में जब इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का एक परिवर्तित नाम है, वो आप कमेंट बॉक्स पे बताइए, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1990 की, तो 1990 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली फर्स्ट महिला, और फिर इसके बाद 1995 की बात करें इनके बारे में दोस्तों, तो वो क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाते ही ये अर्जुन और राजीव गांधी दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला बन गई। फिर इसके बाद तीसरी चीज़ दोस्तों 2011 में इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है। और अब अगली और अंतिम बात जो है दोस्तों, वर्तमान में कहाँ पर हैं ये? तो वर्तमान में CRPF में सहायक कमांडेंट के पद पर पदस्थ हैं। तो ये थी दोस्तों कहानी कुंजरानी देवी जी की, जो महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी फैक्ट हैं हमने लगभग देखे कि क्या क्या महत्वपूर्ण है, आप उसे नोट कीजिएगा। सारी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, लेकिन कुछ और अतिरिक्त तथ्य होते हैं जिन्हें जानना बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हमारा जो अगला है इसी कड़ी में, ठीक है। तो अगला नाम है आपका दोस्तों लूसेंट। आप सामने जरूर रखें, मैं बार बार कहता हूं, हम लूसेंट को क्रम से कवर कर रहे हैं और हम कवर इसे करते चले जाएंगे। ये सीरीज दोस्तों सतत चलती रहेगी, जैसे ही समय मिलेगा आपके सामने होंगे हम। तो अगला है दोस्तों यहाँ पर नाम आप पाएंगे प्रथम महिला मेयर। तो पहली महिला मेयर के विषय में पूछा जा रहा है इसमें कि प्रथम महिला मेयर कौन है। तो प्रथम महिला मेयर है दोस्तों तारा चेरियन, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, तारा चेरियन। तारा चेरियन कौन है? तारा चेरियन है प्रथम महिला मेयर। अब इनके विषय में क्या महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों? तो पहले तो हम इसे याद रख लें, ये नाम हम याद रखें, ठीक है। याद रखने के तरीके बहुत आसान हैं। मेयर चेयर, आप देखेंगे एक क्या है आपका मेयर और दूसरा क्या है चेरियन को यदि हम चेयर के तौर पर ले लें तो मेयर चेयर, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। आप 2-4 बार इसे बोलिए वो याद हो जाएगा, मेयर चेयर, आंसर लग जाएगा तारा चेरियन। अगली बात, प्रथम महिला मेयर। अच्छा, प्रथम महिला मेयर, तो मेयर कहाँ की थी ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो मद्रास क्षेत्र से, ठीक है। मद्रास कहाँ है दोस्तों? तो आधुनिक समय में यही मद्रास जो है चेन्नई के नाम से जाना जाता है, चेन्नई। और चेन्नई कहाँ है? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए, एक ये हो गया आपका। दूसरा दोस्तों, प्रथम महिला मेयर हुई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के पीछे इनकी जो कहानी है अगर हम उसे देखें तो मैं इसे संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। वास्तव में ये जो हैं बिलोंग कर रही थी कहाँ से? एक ऐसे परिवार से बिलोंग कर रही थी साउथ में कि जहाँ पर अल्पायु में ही विवाह भी हो रहा था। अच्छा, ये नहीं मैटर कर रहा है कि एक परिवार की अल्पायु में विवाह, वास्तव में दोस्तों वो एक दौर ही कुछ ऐसा था कि जहाँ पर विवाह आप देखेंगे अल्पायु में हो जा रहा था, ठीक है। तो इनका जो विवाह हुआ दोस्तों वो उस मद्रास क्षेत्र के गवर्नर से हुआ,
ठीक है। अच्छा, अब मद्रास के गवर्नर की यदि हम बात करें दोस्तों, उनका नाम यदि आप नोट करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, हालांकि नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका विवाह हुआ दोस्तों पीवी चेरियन से। पीवी चेरियन वो नाम है, लेकिन नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हम इस बात को समझते हैं और बिल्कुल संक्षिप्त में कि इनका जो विवाह हुआ वो किससे हुआ, तो वो विवाह हुआ दोस्तों पीवी चेरियन से। और पीवी चेरियन वास्तव में कौन, वो मद्रास के गवर्नर थे। अब यदि कोई मद्रास का गवर्नर है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो है, आपका जो संबंध है वो किससे बन रहा है दोस्तों, वो संबंध आपका हो रहा है एक राजनीति वाले व्यक्ति से, ठीक है, जो ऑलरेडी है पॉलिटिक्स में जो है। अब यदि है वो, तो स्वाभाविक सी बात है आपके अंदर यदि जिज्ञासा है समाज सेवा की। अब जैसे यदि हम इनकी बात करें दोस्तों, तो तारा चेरियन के अंदर जो है समाज सेवा को लेकर के बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी, बहुत मतलब आगे रहती थी हमेशा समाज सेवा के लिए। तो इसी कड़ी में होता कुछ यूँ है दोस्तों कि आगे चल करके उन्हें ये पद मिल जाता है, ठीक है। इलेक्शन होते हैं, वहाँ पर ये विजिट होती हैं और ये क्या कहलाती हैं, वहाँ की प्रथम महिला मेयर। इस पद तक वो पहुँचती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों इनके विषय में जो है महत्वपूर्ण, इनके कार्यकाल के दौरान कुछ 2-4 बातें हुई दोस्तों, उसे आप सिर्फ यहाँ सुन लें। सिर्फ सुनना इंपॉर्टेंट है, वो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप उसे नोट रखें। तो ये बातें हैं दोस्तों कि इनके कार्यकाल के दौरान स्कूली बच्चों को लेकर के शिक्षा पद्धति में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। दूसरा इन्हीं के कार्यकाल में ही दोस्तों, ठीक है, इनका ही जो कार्यकाल था उसी समय पर ही पोषण युक्त जो मध्याह्न भोजन की पहल थी उस पर भी इन्होंने बहुत वर्क किया। तो ये सारी चीज़ें थी इनमें, यानी ये कहीं ना कहीं ये शो ऑफ कर रही हैं, ये बता रही हैं, ये आपको जता रही हैं चीज़ें कि क्या हुआ उस समय पर ये समाज सेवा को लेकर के एकदम आगे ही रहती थी हमेशा। तो इतना हुआ दोस्तों इनके बारे में, तारा चेरियन जी के विषय में। अच्छा, अगली बात जो है भारत सरकार का एक पुरस्कार पद्म भूषण, ठीक है, भारत सरकार का एक पुरस्कार पद्म भूषण दोस्तों समाज सेवा के क्षेत्र में इन्हें 1967 में क्या किया गया, प्रदान किया गया। तो ये हुई दोस्तों पूरी बातें तारा चेरियन को लेकर के। आप लुसेंट में पाएंगे दोस्तों कि प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा की यदि हम बात करें दोस्तों तो कौन थी ये थी कामिनी रॉय। अब बात ये आती है यहाँ पर कि भाई प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा तो किस वर्ष में, स्नातक का मतलब है दोस्तों क्या, ग्रेजुएशन, और दूसरी चीज़ प्रतिष्ठा का मतलब क्या है, तो ऑनर्स। अब प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा की यदि हम बात करें, यानी कि ऑनर्स में आपका जो ग्रेजुएशन है इसकी यदि हम चर्चा करते हैं तो ये दोस्तों 1886 में कामिनी रॉय जी को, ठीक है, कब, 1886 में कामिनी रॉय ने ये किया, कंप्लीट किया। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि ऑनर्स, ठीक है, स्नातक, दोनों में अंतर क्या है, स्नातक और स्नातक प्रतिष्ठा। इसे दोस्तों हम एक और वीडियो के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। अगली जो वीडियो होगी हमारी इसी विविध की श्रृंखला में आप पाएंगे। साथ ही दोस्तों यदि हम बात करें इनके कि भाई प्रतिष्ठा, तो यहाँ पर हम समझेंगे इसे अगले वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी उसमें आप समझेंगे कि क्या अंतर है स्नातक और स्नातक प्रतिष्ठा में। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इन्होंने जो किया स्नातक, जो ऑनर्स से किया, वो किस सब्जेक्ट को लेकर के था, विषय क्या था दोस्तों, तो वो था कला की डिग्री इन्होंने ली थी, ठीक है। किसकी ली थी, कला की। अगली बात कहाँ से ली दोस्तों, तो वो विश्वविद्यालय है कलकत्ता विश्वविद्यालय के बेथ्यून कॉलेज से, यानी ये जहाँ से अध्ययन कर रही थी वो कॉलेज था बेथ्यून कॉलेज, और किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत था दोस्तों, तो वो था कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत। अगली बात दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो समय कौन सा है, 1886, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला दोस्तों यहाँ हम इसके बाद अगर देखते हैं, ठीक है, आप उसी विविध की उसी श्रृंखला में जब आप देखते हैं, आप उसी टेबल में नीचे पाएंगे कि अगला जो नाम है यहाँ पर वो है प्रथम महिला स्नातक। मैंने अभी कहा आपसे कि स्नातक और स्नातक प्रतिष्ठा में क्या अंतर है, उसकी एक सीरीज़ आपको, उसकी इसी सीरीज़ में एक वीडियो जो है छोटी सी आपको देखने मिल जाएगी बहुत जल्द, और दोनों चीज़ों में आप क्या अंतर होता है आप इसे व्यवस्थित तौर पे, विधिवत तौर पे समझ पाएंगे। तो यहाँ दोस्तों आप पाएंगे कि प्रथम महिला स्नातक जो है कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु, कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु, ये है दोनों दोस्तों, ठीक है। दोनों का आपको नाम याद रखना कि भाई एक जो है प्रथम महिला स्नातक थी ये दोनों, और दूसरी चीज़ प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा कौन थी, तो वो थी दोस्तों कामिनी रॉय। तो इतना आपका यहाँ पर कवर होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आगे की कड़ी में ये नाम कहाँ से हैं और ये किस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये सारे नाम जो हैं आपके, ये आपको देखने मिलेंगे कलकत्ता विश्वविद्यालय, ये सब कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही अध्ययनरत थे, ठीक है। इन्होंने अपनी डिग्रियां कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही ली। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इनकी जो डिग्रियां हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये कादम्बिनी गांगुली या चंद्रमुखी बासु के नाम के यदि हम देखें दोस्तों, तो इनकी जो डिग्रियां हैं, ठीक है, ये 1882 में इन्होंने कला के क्षेत्र में प्राप्त की। 1882 में इन्होंने जो स्नातक किया वो कला में था, और 1886 में इन्होंने जो प्राप्त किया कामिनी रॉय जी ने, ये प्रतिष्ठा में था, यानी स्नातक प्रतिष्ठा, और ये भी कला में ही था, ठीक है। अब अगली बात यहाँ पर दोस्तों इनके बारे में, कादम्बिनी गांगुली जी के विषय में जो अगला एक तथ्य निकल करके आ रहा है सामने, वो ये है कि 1889 में 1889 में INC, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इसका मद्रास में जो अधिवेशन चल रहा था, यानी कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में भाषण देने वाली पहली महिला, ठीक है, जो ये पहली महिला थी कौन, कादम्बिनी गांगुली, जिन्होंने
भाषण दिया, ठीक है, एक कांग्रेस अधिवेशन के दौरान इन्होंने भाषण दिया। तो कौन सा वो अधिवेशन था दोस्तों? वो था मद्रास अधिवेशन। ये आपका एक फैक्ट यहाँ पर कवर होता है। दूसरा दोस्तों, आप आगे चल करके पाएंगे एक फैक्ट आपको मिलेगा, आनंदीबाई गोपाल राव जोशी, जो कि पहली महिला फिजिशियन है। साथ ही दोस्तों फिजिशियन ये भी थी कौन? आपकी कादम्बनी गांगुली। तो इनके विषय में जो तथ्य है उसे आप देखिए, फर्स्ट साउथ एशियन महिला, प्रथम साउथ एशियन महिला जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण प्राप्त किया था, और क्या कहलाई? फिजिशियन, ठीक है। तो ये पहली ऐसी महिला थी साउथ एशियन, ना केवल भारत की बल्कि पूरे साउथ एशिया की ये पहली महिला थी जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण लिया था, ठीक है। तो ये आपका एक और तथ्य यहाँ पर कवर होता है कादम्बनी गांगुली जी के विषय में। यदि हम बात करें चंद्रमुखी बासु जी के विषय में, तो दोस्तों देखिए, हर नाम को आपको उस गहराई के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। वो नाम आपका एक तो देखें, एक तो ऊपर का प्रश्न होगा भाई, बिल्कुल ठीक है। कैसा प्रश्न होगा कि स्नातक कौन और स्नातक प्रतिष्ठा कौन। इसके बाद यदि थोड़ी और गहराई में यदि हम जाते हैं दोस्तों, तो वो आपको क्या मिलेंगे? वो आपके ये तथ्य आपके सामने है। इसके बाद दोस्तों यदि हम अगले की बात करें अपना, तो हमारा लूसेंट में जो देखेंगे अगला फैक्ट है दोस्तों, प्रथम महिला फिजिशियन को लेकर के, आनंदीबाई गोपाल राव जोशी, ठीक है। इनके विषय में भी कुछ चर्चाएं कर लेते हैं दोस्तों हम। हालांकि कहानियाँ जो हैं वो इनके बारे में भी हैं, और कहानियाँ इनके पहले जो कादम्बनी गांगुली जी हैं उनके विषय में भी है, और लगभग दोनों की ही स्टोरी सेम है। बस कुछ अंतर यह है कि एक का जो कारण है वो ये है कि अपना व्यक्तिगत दुख भी सामने था, और दूसरे का ये था कि भाई एक सामाजिक तौर पर लिया। हालांकि दोनों भी सामाजिक उसमें। देखते हैं दोस्तों, हम कहानी को सुनते हैं। तो देखिए, कहानी जो है दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं आनंदीबाई गोपाल राव जोशी जी की। वास्तव में दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है आप देखें क्या है, 31 मार्च 1865, ठीक है, 31 मार्च 1865, 31 मार्च 1865 को इनका जन्म हुआ। पुणे में जन्म हुआ दोस्तों, ठीक है। अल्पायु में ही, उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी इनकी, छोटी सी उम्र थी, 9 वर्ष की उम्र थी, शायद लगभग 9 वर्ष की उम्र थी। और 20 वर्ष की उम्र के गोपाल राव एक व्यक्ति थे जिनसे इनका क्या हो गया दोस्तों? विवाह हो गया, ठीक है। गोपाल राव जी से इनका विवाह हुआ, और इस विवाह के बाद होता क्या है कि भाई लगभग 4-5 वर्ष बीतते हैं इस संबंध को, और ये जो है माँ बन जाती हैं, ठीक है। संतान इन्हें प्राप्त होती है, लेकिन आगे चल करके ये होता है, देखिए 14 वर्ष की उम्र में माँ बन गई है बच्ची, ठीक है। अब हुआ ये, एक तो अल्पायु में विवाह हुआ, तो वैसे भी जो स्वास्थ्य वगैरह है वो कितना अच्छा है कितना नहीं है, क्या वो बच्ची परिपक्व है माँ बनने के लिए नहीं है, इस सब चीज़ों को कहाँ देखा जा रहा था। अल्पायु में ही विवाह हो रहे थे पहले तो। अब देखिए होता क्या है आनंदीबाई गोपाल राव जी के साथ, ठीक है। महज 14 वर्ष की उम्र में जब ये माँ बनी, तो लगभग 10 ही दिन हुए थे, 8 या 10 दिन बाद ही इनकी जो एकमात्र संतान थी वो चल बसी। कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारण थे, और उससे ये इतना ज़्यादा जो है आहत हुई कि इन्होंने तय कर लिया कि भाई मैं चिकित्सा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ूंगी, और मैं नहीं चाहती कि क्या हो इस दुनिया में और भी लोग, या इस कम से कम भारत में मैं इस क्षेत्र में कुछ और करूं, और भी महिलाएं ऐसी स्थिति में ना रहें कि उनकी संतान जो है महज 10 दिन बाद ही क्या करे, उनकी आंखों के सामने जो है चल बसी। तो फाइनली दोस्तों इन्होंने तय किया कि अब अध्ययन करना है। अच्छा, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है इनके साथ कि इनके जो पति थे, इनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने इन्हें पूरा सपोर्ट किया, फुल सपोर्ट किया गोपाल राव जी ने, और इन्हें पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा। और इन्होंने दोस्तों कहाँ से अध्ययन किया? तो इन्होंने अध्ययन किया था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया एक जगह है वहाँ पर, वहाँ के वुमेन्स मेडिसिन कॉलेज, ठीक है, वुमेन मेडिकल कॉलेज से इन्होंने अध्ययन किया, और फिर फाइनली ये अध्ययन करके वापस लौटी। अब देखिए होता क्या है, एक इत्तेफाक, ठीक है, कुछ इस हिसाब से एक घटना घटित हो गई दोस्तों। हुआ ये कि जब ये वापस लौटी, आप देख सकते हैं इनके जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें, और फिर इसके बाद इनका जब निधन हुआ उसके विषय में भी हम देखते हैं दोस्तों। 1 फरवरी 1887 को इनका निधन हो गया। हुआ क्या कि जब ये लौटी तो एक घटना घटित हुई दोस्तों, दुर्भाग्यवश इनका खुद का स्वास्थ्य बिगड़ गया, और जो इनका जो एक उद्देश्य था, जिस उद्देश्य के साथ इन्होंने शिक्षा अर्जित की थी, ठीक है, मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ी हुई थी, वो इनका पूरा नहीं हो पाया। अर्थात ये जो करना चाह रही थी वो नहीं कर पाई, वो सपना इनका अधूरा रह गया। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हमने एक चीज़ यहाँ पर पाई कि भाई एक ऐसा दौर, एक ऐसा समय जब बच्चियों को पढ़ने ही नहीं मिल रहा था। अच्छा, आप उस समय को तो छोड़ें, आप 1947 आज़ादी के बाद भी, और अभी जिस समय पर हम जी रहे हैं दोस्तों 2022 की यदि हम बात करें, 21वीं सदी की बात करें, अगर 21वीं सदी के हम प्रारंभ की बात करते हैं तब भी हम पाएंगे, और वर्तमान समय में भी आप पाएंगे कि ऐसे अभी भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर बच्चियों को अध्ययन की सुविधा नहीं मिल पा रही है। व्यक्ति जो बच्चे होते हैं, जो बालक हैं, उन्हें तो पढ़ने के लिए आगे मौका देते हैं, लेकिन यदि हम बालिकाओं की बात करें दोस्तों तो बालिकाओं को आगे मौका नहीं दिया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आगे, तो ये थी दोस्तों इनकी कहानी आनंदीबाई गोपाल राव जोशी जी की। और यदि हम बात करें कादम्बनी गांगुली जी की दोस्तों, तो इनके साथ भी बहुत गलत हुआ था। इनके साथ जो गलत हुआ था दोस्तों, यदि हम उसे देखें तो हुआ ये कि ये अध्ययन करने के लिए जब बाहर जाती हैं, ठीक है, ये भी बाहर गई हुई थी, ये स्कॉटलैंड गई हुई थी, ये यूरोपीय मेडिसिन, आपने देखा भी है, यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण लिया इन्होंने। तो जब ये
लौट रही थी स्कॉटलैंड से दोस्तों। जब ये लौटी भारत आई, भारत आकर के दोस्तों इन्होंने बहुत कुछ प्रयास जारी किए। आगे चल करके इन्होंने दोस्तों मेडिसिन के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ किया, साथ ही दोस्तों समाज सेवा के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत कुछ किया। और अब आप देखेंगे कि जब समाज सेवा में कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, आज मैं या आप कोई भी यदि आगे बढ़ते हैं तो लोग ऑटोमेटिक जो है आपसे जुड़ते चले जाते हैं, एक कारवा बनते चला जाता है। इसी कड़ी में दोस्तों होता क्या है, तो आप नोट कर लीजिएगा, यदि आप करना चाहते हैं, यदि आप इच्छुक हैं, जानना चाहते हैं दोस्तों, तो हुआ कुछ यूँ कि एक पत्रिका थी, बंगाल पत्रिका बंगबाशी, ठीक है, बंगबाशी एक पत्रिका थी दोस्तों, उन्होंने इन्हें वैश्या कहकर पुकारा, ठीक है। आप देखिए बात को समझिएगा, कितना गलत शब्द यूज़ किया, ठीक है। और क्यों किया, उसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये तो गली गली जो है बाहर जा कर के पढ़ करके आई है, पता नहीं वहाँ कौन क्या कैसा, कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा, मतलब इतने गंदे गंदे इन्होंने आरोप लगाए। यहाँ भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, वैसा ही जैसे मैंने बताया ना कि आनंदीबाई गोपाल राव जोशी और उनके दोनों का, तो देखिए जैसे यहाँ इनके परिवार वालों ने सपोर्ट किया, इनके हस्बैंड ने सपोर्ट किया, ठीक वैसे ही कादम्बरी गांगुली जी के जो हस्बैंड थे दोस्तों, उन्होंने सपोर्ट किया। उनका नाम था द्वारकानाथ गांगुली, ठीक है। द्वारकानाथ गांगुली जी ने जो है सपोर्ट किया, और फलस्वरूप ये हुआ कि द्वारकानाथ गांगुली जी ने ये जो पत्रिका थी बंगाल पत्रिका, ठीक है, बंगबाशी, इसे दोस्तों वो ये मुद्दे को, पूरे मसले को वो अदालत में लेकर के गए, और फाइनली अदालत में वो विजिट हुए, वो जीत गए इस केस को। उन्होंने ये केस जो है अदालत में लेकर के गए, और जब जीत गए तो जो संपादक थे महेश पाल, संपादक महेश पाल को दोस्तों लगभग 6 माह की जेल हुई, और कुछ जुर्माने वगैरह भी जो थे वो लगे। तो इस तरीके से दोस्तों इनके संघर्ष थे। ये आप बात को समझिएगा, हम देखते हैं, हमें लगता है सब आसान है, देखें आसान कुछ भी नहीं है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ संघर्ष होता है। निश्चित तौर पर आप भी कुछ ना कुछ संघर्ष कर रहे होंगे, निश्चित तौर पर मैं भी कर रहा हूँ, निश्चित तौर पर उन्होंने भी किया, ठीक है। तो अपने अपने स्तर पर लगभग संघर्ष है, लेकिन होता यह है कि भाई कुछ का संघर्ष कुछ ज़्यादा हो जाता है। निश्चित तौर पर एक ऐसा समय जब पढ़ने ही नहीं मिल रहा, उस समय पर बच्चियाँ बाहर जा रही हैं, और कितना संघर्ष किया होगा उन्होंने। अगर हम बात करें आनंदीबाई गोपाल राव जोशी जी की, तो महज 9 वर्ष की अल्पायु में विवाह हो जाने के बाद, आप समझिएगा विवाह की जो उम्र है, जो सरकार द्वारा एक नियत की गई है कि भाई एक ऐसा एक रख दिया गया है कि एक ऐसी एज के बाद ही विवाह होगा, उसका कारण ये है कि जो बच्चे हैं वो मैच्योर हो जाएं। अगर मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उनका जो है, आप समझ पा रहे होंगे कि भाई किस हिसाब से वो ग्रो कर पाएंगे चीज़ों को, कैसे मैनेज करेंगे सारी चीज़ों को, है ना। तो एक ये प्रमुख कारण होता है। लेकिन उस समय पर विवाह होने के उपरांत भी वो बच्चियाँ, जब बच्चों को बाहर निकलने नहीं मिल रहा है, देश में ही पढ़ने नहीं मिल रहा है, तो वो विदेश में जा करके भारत का परचम लहरा करके आ रही। तो ऐसी थी ये हमारे भारत की कुछ प्रमुख जो है प्रथम महिलाएं, जिनके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि अगला जो है हमारा, ठीक है, आप लूसेंट में देखें अगला हमारा क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पर। तो अगला नाम है आपका सुरेखा शंकर यादव। हालांकि उसके पहले एक नाम है प्रथम महिला सर्जन, डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। आप साइड में एक इमेज भी देख पा रहे हैं। तो डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी की यदि हम बात करें दोस्तों, तो वो कौन थी, वो थी प्रथम महिला सर्जन। आप समझिएगा दोनों में क्या अंतर है, एक है प्रथम महिला फिजिशियन और एक है प्रथम महिला सर्जन। सर्जन मतलब दोस्तों वो जो ऑपरेशन थिएटर में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो सर्जन है, ठीक है, जो ऑपरेशन वगैरह की यदि हम बात करें उनमें जो है, तो ऑपरेशन के लिए अगर आप याद रखेंगे सर्जन, सर्जन का नाम कौन है, डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। और एक और नाम जो है आपका प्रथम महिला फिजिशियन, तो ये कौन है, ये है आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। फिर अगला दोस्तों हमारा इसके बाद है भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन है, सुरेखा शंकर यादव। ये नाम आपके सामने है, और इस नाम के विषय में यदि हम देखें दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, सुरेखा शंकर यादव भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर, या प्रथम रेलगाड़ी चालक, या पहली लोको पायलट, लोको पायलट कहा जाता है, तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। इनके विषय में दोस्तों आप देखेंगे क्या महत्वपूर्ण है भाई, एक ऐसा दौर, एक ऐसा समय, एक लंबा समय, आप अभी भी देखेंगे तो आप पाएंगे महिलाएं बहुत कम है जो क्या हो, रेलगाड़ी में लोको पायलट हों, बहुत कम आप देखेंगे। तो ये सब मैंने पहले ही कहा आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ दोस्तों, कि ये सभी जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि इन्होंने वास्तव में कुछ ना कुछ जो है लीक से हट करके काम किया है, और एक जो दरवाजे हैं वो खोले अपनी भावी पीढ़ी के लिए, और बच्चियां जो हैं और जो महिलाएं हैं वो आगे आ सकें, ठीक है। तो ऐसे ही पहली कौन है, सुरेखा शंकर यादव। अपने क्षेत्र में इन्होंने बहुत कुछ किया। जैसे सबसे पहली तो बात यह है भाई कि भारतीय रेल की प्रथम महिला रेलगाड़ी चालक कब बनी है, 1988 में। दूसरी चीज़, ना केवल भारत की बल्कि संपूर्ण एशिया की प्रथम महिला लोको पायलट कौन दोस्तों, सुरेखा शंकर यादव। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये सारा महत्वपूर्ण डाटा है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो है हमारे लिए वो क्या महत्वपूर्ण है, तो आप पाएंगे अगला इसी कड़ी में एक प्रश्न है आपका, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट, ठीक है,
मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लूसेंट रखें साथ में, आपको पता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये पूरी सीरीज। तो वायुसेना में प्रथम महिला पायलट की यदि हम बात करते हैं तो वो कौन है, वो है हरिता कौर दयाल, और एक है प्रथम महिला एयरबस पायलट कौन है, दुर्बा बनर्जी। दोनों नाम आपके सामने हैं, ठीक है। एक का डाटा क्या है दोस्तों, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट। इनके विषय में दोस्तों समझिएगा आप चीज़ों को, ठीक है। इनके विषय में महत्वपूर्ण है कि ये किस क्षेत्र से बिलोंग कर रही थी। ये क्षेत्र था दोस्तों चंडीगढ़। चंडीगढ़ के एक सिख फैमिली से थी ये, और 25 दिसंबर 1972 25 दिसंबर 1972 1972 में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही इनको जो है एक जुनून था, रहता है। छोटी सी उम्र में हमसे भी जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं वो पूछते हैं, रिलेटिव्स आते हैं वो पूछते हैं, दोस्त पूछते हैं, ठीक है, हमारे टीचर्स पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो। तो छोटी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, जो देख लिया, जो मन में आ गया बस वही करेंगे, ठीक है। हमने देखा उड़ते हुए एरोप्लेन को, हमने कहा बस यही है अपनी ज़िंदगी में, तो यही लिखा है, बस यही करना है, हमने तो बिल्कुल तय कर लिया 100% हमें यही करना है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैशन को फॉलो कर ले जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों जो फिर आगे चल करके परिस्थिति के अनुसार चीज़ों को जो है उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो यदि हम बात करें दोस्तों हरिता कौर दयाल जी के विषय में, तो हरिता कौर दयाल ने ठान ही लिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे वायुसेना में जाना है, पायलट बनना है, ठीक है। एक पैशन था इनका कि करना ही है, पायलट तो बनना है, लेकिन कहाँ, वायुसेना में। तो वायुसेना की प्रथम महिला पायलट ये बनी महज 22 वर्ष की उम्र में दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। तो 22 वर्ष की उम्र में ये वायुसेना में प्रथम महिला पायलट बनी। तो इनके विषय में आप याद रखिएगा कि एक कौन ये वायुसेना वाली हैं, और अब दूसरी कौन है उनके विषय में भी हम देखते हैं दोस्तों। उसके पहले आप हरिता कौर दयाल जी के विषय में समझिएगा। आगे चल करके दोस्तों हुआ ये कि 22 वर्ष की उम्र में एसएससी सिलेक्शन सब हो गया, ठीक है, और ये बन भी गई। लेकिन आगे चल करके होता ये है दोस्तों कि आंध्र प्रदेश में एक विमान दुर्घटना में, ठीक है, महज 1996 जो है वो वर्ष, यानी बहुत लंबा समय तक जीवन नहीं चला इनका। 1996 में एक विमान दुर्घटना में दोस्तों इनका निधन हो गया। और अभी एक प्रश्न और आपका करंट का बन सकता है, वो ये है कि भाई पहले हमारे सीडीएस, ठीक है, फर्स्ट सीडीएस जो है उनका भी एक विमान दुर्घटना में क्या हुआ है, निधन हुआ है। तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसे भी नोट रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा दुर्बा बनर्जी। दुर्बा बनर्जी जी के विषय में अध्ययन करते हैं, और आप पाएंगे इनके विषय में इनका जो तथ्य है जो लिखा हुआ है दोस्तों, वो क्या है लूसेंट में, वो है प्रथम महिला एयरबस पायलट। तो पहली महिला एयरबस पायलट की यदि बात की जाए दोस्तों, तो वो नाम आपका सामने कौन सा आएगा, दुर्बा बनर्जी। और आप साइड में एक फोटो भी देख पा रहे हैं दुर्बा बनर्जी जी के विषय में। अगला फैक्ट है दोस्तों यहाँ पर कि भारत की फर्स्ट कमर्शियल पायलट, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लूसेंट का वो तथ्य महत्वपूर्ण है कि भारत की प्रथम महिला एयरबस पायलट कौन है। दोनों में अंतर देखिएगा, एक एयरबस पायलट है और एक वायुसेना की प्रथम महिला पायलट है, ठीक है। हरिता कौर दयाल वायुसेना की प्रथम महिला पायलट है, और यदि बात की जाए दुर्बा बनर्जी जी की, तो ये एयरबस पायलट है, प्रथम महिला। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, अगला जो तथ्य है वो ये है कि भारत की प्रथम कमर्शियल पायलट, भारत की प्रथम महिला कमर्शियल पायलट, ये कौन है, ये भी है दुर्बा बनर्जी। इसके बाद दोस्तों एक और तथ्य है वो ये है कि इंडियन आर्मी एयरलाइंस की पहली पायलट, इंडियन आर्मी। अब ये इनका जो नाम जुड़ा वो किससे जुड़ा, आर्मी से जुड़ गया, और इनका नाम जो जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों, वायु सेना से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों आप इनके विषय में एक तथ्य और नोट कर सकते हैं, वो ये है कि इनकी जो पहली उड़ान थी वो कलिंगा एयरलाइंस के एयर सर्वे पायलट के रूप में थी, जो कि 1959 में प्रारंभ हुई, 1959, ठीक है। इनका तो जन्म भी नहीं हुआ था हरिता कौर दयाल जी का उस समय पे। यानी हम इनके विषय में क्या कह सकते हैं दोस्तों, एक जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होगा कि अपने समय की पहली महिला थी ये जो इस क्षेत्र में गई, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कीजिए और इसका बारंबार अध्ययन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पर सफलता ज़रूर मिलेगी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण, वीडियो को दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर जरूर कीजिए। देखें, शेयर करना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि ये वीडियो सही जिसे आवश्यकता है ना, उन हाथों तक पहुँच सके। देखिए होता क्या है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ, और निश्चित तौर पर मैं आगे भी इसे कहता रहूँगा दोस्तों, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे अनेकों बच्चे हैं दोस्तों जो बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी कोचिंगों में नहीं जा पा रहे हैं, और उन्हें अध्ययन करना है, वो अध्ययन करना चाह रहे हैं, लेकिन उतना उनके पास दोस्तों आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है। और चूंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, देखें हर चीज़ ऐसा कहने को बहुत सारे लोग होते हैं, आप पाएंगे निश्चित तौर पर, और आपने भी इस चीज़ को देखा होगा और मैंने भी इसे देखा हुआ, मैंने भी इसे महसूस किया होगा दोस्तों, आप पाएंगे ऐसे अनेक लोग होंगे, ऐसे ढेर सारे लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं हमें। कई लोग ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, अरे वो रिक्शा वाले के लड़के जो है आईएएस बन गया, अरे वो पंचर सुधारने वाला जो है बोले आईएएस बन गया। भाई देखो, समझो बातों को, हर व्यक्ति, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ उनमें प्रतिभा थी, और लगभग हर व्यक्ति में अपनी अपनी कोई ना कोई एक अनोखी प्रतिभा जरूर होती है, कुछ ना कुछ विशेष होता है। हम कहाँ देख रहे हैं कि सारे नाम एक ही क्षेत्र से हैं, अलग अलग क्षेत्रों से दोस्तों। हो सकता है मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आप कुछ और कर रहे हो, ठीक है, हर किसी का अपना अपना होता है दोस्तों। लेकिन जब बात की जाए संघर्ष की और संघर्ष के साथ की यदि, है ना, तो देखें
रिक्शे वाले का लड़का आईएएस बना, या मान लीजिए कोई और कुछ हो रहा है। देखें ऐसे अब क्या हर रिक्शे वाले के लड़के आईएएस बन रहे हैं? मेरा सबसे पहले एक प्रश्न यहाँ पर यह है, क्या हर जो है व्यक्ति या हर पंचर सुधारने वाले का, क्या हर गरीब लड़का आईएएस बन रहा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो देखें हर किसी के साथ जो है एक साथ नहीं होती हैं चीज़ें, एक जैसी नहीं होती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भाई कुछ ऐसे होते हैं जिनका भाग्य भी और उनकी मेहनत भी जब सब कुछ साथ में हुआ तो वो आगे बढ़ गए, है ना। और बहुत लोगों के साथ में ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक वंचना के चलते जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो मेरा आप सभी से जो है ये निवेदन है और ये रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को कम से कम इतना शेयर करें, ठीक है, कि उस सही हाथ तक पहुंच सके वीडियो जिसे आवश्यकता है। इसमें दोस्तों अभी तो फिलहाल तो हमारा जो है लुसेंट की विविध की सीरीज़ चल ही रही है, साथ में हम हिंदी का भी इसमें सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मध्य प्रदेश भी इसमें साथ में वर्क हो रहा है, एक भूगोल की भी श्रृंखला है। अब देखें होता क्या है, सारी चीज़ें एक साथ वर्क हो जाए ये संभव नहीं हो पा रहा है, पहला। दूसरा चीज़ दोस्तों देखें मुझे भी जो है ऑफलाइन क्लासेस लेनी पड़ती हैं, और वो ऑफलाइन क्लासेस लेने का कारण क्या है, निश्चित तौर पर मैंने अभी एक चर्चा की, आर्थिक, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। मैंने बताया ना आपको कि भाई यदि आप बाहर रह रहे हैं, बाहर नहीं भी रह रहे हैं, तो आपके जो है जीवन काल में इकोनॉमिक रूप से आपको, ठीक है, आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना ही पड़ता है, कुछ अर्निंग तो करनी ही पड़ती है, वरना कार्य कैसे चलेगा, ठीक है। तो अब यही एक प्रमुख कारण है कि भाई ऑफलाइन भी पढ़ाना पड़ रहा है। तो ऑफलाइन व्यस्तता में जो है दोस्तों कई बार ये कुछ इस हिसाब से व्यस्तता हो जाती है कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, वीडियोस आपको नहीं मिल पाती उस समय पे। पर मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं निश्चित तौर पर आपके लिए जो है वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा, और ये सीरीज़ दोस्तों सतत रूप से चलती रहेगी। जब भी समय होगा आपके लिए एक वीडियो उपलब्ध होगी, और फिर धीरे धीरे करके हम पाएंगे कि हमारा विविध पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, हम पाएंगे कि हमारी हिंदी की श्रृंखला कंप्लीट हो चुकी होगी, हम पाएंगे हमारा रीजनिंग का जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। तो ये जब सारी चीज़ें जो है दोस्तों, वही चीज़ जो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वही आपको जब वीडियो के माध्यम से अवेलेबल होगी, पूरी प्लेलिस्टें होंगी आपके सामने, तो ये उस बच्चे के लिए जिसे वास्तव में आवश्यकता है ना, जो बाहर आकर के पढ़ रहे हैं और नहीं जो पढ़ पा रहे हैं, है ना, सभी लोगों के लिए ये सीरीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये कार्य जरूर करेंगे, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। हमारी मुलाकात अब अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।